हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 एंड 24। इससे पहले की वीडियोस में हमने केस स्टडी डिस्कस की हैं, जो भी सीबीएसई के सैम्पल पेपर आए हैं, जहाँ जो भी उसके पुराने क्वेश्चन पेपर हैं सीबीएसई के, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा और ऊपर आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा जो लेटेस्ट वीडियो मैंने डाली हैं। तो एमसीक्यू जो करना सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सीबीएसई का फाइनल एग्ज़ाम आएगा वो उसका जो पैटर्न है वो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही होता है। अब जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप उठा लोगे सीबीएसई के, तो उनका जो पैटर्न होगा लगभग वो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही होता है। उनके मार्क्स की डिवीज़न भी लगभग वैसी ही होती है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो हम एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें मोस्टली मैंने जो हाफ ईयरली तक जो सिलेबस है वही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। जैसे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं उठाई है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं हमने। ठीक है, जो मेन जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी है, वही क्वेश्चन उठाए हैं हमने, जो मतलब हाफ ईयरली तक का सिलेबस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, if two positive integers a and b are written as x cube y square and b is xy cube, where x and y are prime numbers, then SCF of a and b। ठीक है, जब हमने SCF निकालना है तो हम जो लीस्ट एक्सपोनेंट होता है, लीस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, मतलब जो कम पावर वाले हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, वो वाले हम प्राइम नंबर्स क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब हमने एलसीएम निकालना है, ये एचसीएफ के वक्त हमने करना है, एचसीएफ के वक्त। ओके, तो जब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर लेते हैं, एक तो जो कॉमन होते हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं, और जिनकी पावर क्या है, लीस्ट है, वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, और एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं, ये नोट करना प्लीज, आप याद रखना। एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं कि जो ऑल प्राइम नंबर्स होंगे, जो भी फैक्टर्स में जो प्राइम नंबर्स आएंगे, सभी को कंसिडर करेंगे, और उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर होगी, हम उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास दो यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, एक है x, ओके, और दूसरा प्राइम नंबर क्या है, y। तो फर्स्ट के केस में देखो x क्यूब है, ए के केस में x क्यूब है, एंड b के केस में क्या है, x की पावर क्या है, 1 है। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, x की पावर 1। एचसीएफ के केस में लीस्ट एक्सपोनेंट सेलेक्ट करना है हमने। और y का हम कौन सा फैक्टर चूज करेंगे, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, वाई क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाला सिलेक्ट करेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ इसका आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है एक्स वाई स्क्वायर की। तो राइट आंसर क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। ओके, नाउ सेकंड इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया, 10। ठीक है, टू डिजिट लेना है हमने। वैसे तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कौन सा है, 4 है, लेकिन स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर क्या है, 10। पहला नंबर ये आ गया हमारे पास। तो एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर का। ठीक है, वो कौन सा आ गया, 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। इन दोनों का एलसीएम हमने, एलसीएम किस किस का फाइंड आउट करना है, मीन्स 10 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन के थ्रू करूं तो क्या बन जाएगा, 10 के क्या फैक्टर बन जाएंगे, 2 इंटू 5, और इसके क्या बन जाएंगे, 2 रेज टू पावर 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5, डेट इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। ओके, तो सी ऑप्शन होगी। आप ऐसे भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, को आपको जैसे सही लगे, है ना। 4 एंड 10 का एलसीएम क्या है, जैसे निकालते हैं, 2 2 ज़ा 4, 5 2 1 5, एंड ये डिवीजन मेथड है, 1 5, सॉरी 5 पे क्या है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। ठीक है, ऐसे ये एक्सपोनेंट वाला केस है, ये हमने जो
डिवाइड करके निकालते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4 है, एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या है 10 है। कंपोजिट वो जो डिविजिबल होते हैं, किसी और के टेबल पे भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो हर एक तरह के क्वेश्चन इसमें क्या है इन्वॉल्व है। तो पहले देखो दोनों क्वेश्चन थे वो एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ x3 इज अ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका वन रूट गिवन है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये इसका रूट है तो x की वैल्यू पुट करके ये सारा की सारी टर्म क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। तो क्या बन गया ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9 में से 6 माइनस किए क्या बन गया ये 3 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि ये प्लस के 3 इधर क्या बन जाएंगे माइनस के 3, कैंसिल माइनस माइनस साइन, एंड k इज इक्वल टू 3/6। कटिंग करो क्या बन गया 1/2। तो कौन सी ऑप्शन सही है हमारे पास 1/2, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो आप भी ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी है। देखो द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज वन यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। सोचो क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी, बता सकते हो। हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, एक y इज इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू -7। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको पता लग गया है आंसर इसका क्या है। देखो अगर हम इसको y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 को अगर हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है ना, ये y है, इधर क्या है हमारे पास x एक्सिस होती है। अगर y इज इक्वल टू 0 है तो वो तो y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा, ये बन जाएगा उसका ग्राफ, ठीक है। ये किसका आ गया y इज इक्वल टू 0 का, ओके। एंड y इज इक्वल टू -7 का, इधर को -1 है ना, -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो यहाँ पे इसका ये वाला ग्राफ बन जाएगा इधर को ऐसे। ये किसका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू -7 का। तो ये दोनों के दोनों जो है, जो लाइंस बनी है हमने ड्रॉ की है, y इज इक्वल टू 0 के लिए एंड ये किसके लिए है, y इज इक्वल टू 0 के लिए, ये किसके लिए है, y इज इक्वल टू -7 के लिए। तो ये दोनों क्या बन गई हैं, पैरेलल लाइंस बन गई हैं, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 0 मान लो और y इज इक्वल टू क्या मान लो -7 मान लो, दोनों पैरेलल बन गए। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना कोइंसाइड करेंगी, ना क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसके लिए हम कौन सा राइट आंसर लगाएंगे, नो सोल्यूशन। ओके, वन सोल्यूशन तब होता अगर एक जगह पे दूसरे को क्या कर जाती, इंटरसेक्ट कर जाती। दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, पैरेलल लाइंस बन रहा है। पैरेलल लाइंस कहीं भी एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो दैट इज वाई इसका क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। होप आपको समझ आ रहा होगा सारे के सारे क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर आपने वैसे नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह किए हैं तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली, कोई भी एमसीक्यू बन के आ जाए, ठीक है। कहीं तो बहुत डायरेक्टली आप देख के आंसर दे सकते हो उसका, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। देखो इक्वल रूट्स की बात आ गई है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कब इक्वल होते हैं, कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है,
0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, b क्या है हमारे पास -k है, एंड c क्या है हमारे पास k है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac इज इक्वल टू 0। ओके, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -k, जो x का कोफिशिएंट है, -k का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a क्या है 2 इंटू c क्या है k, c क्या है k, a की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे 2x² माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 के साथ, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी k, b क्या आ जाएगा -k, x का कोफिशिएंट, एंड a क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, इज इक्वल टू 0, डेट इज k² माइनस 8k, 4 2 8k इज इक्वल टू 0। k मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, क्या बन गया k -8 इज इक्वल टू 0। तो आइदर दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, मीन्स आइदर k इज इक्वल टू 0 और k -8 इज इक्वल टू 0, एंड k की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज कंसिडर करेंगे, क्योंकि k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 8। अगर x² का कोफिशिएंट k होता तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 पुट करते यहाँ पे, तो x² वाला जो टर्म है, सारी की सारी टर्म क्या हो जाती, 0 हो जाती, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहती। लेकिन यहाँ पे 2x² बच रहा है, तो हम k की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे और k की वैल्यू 8 भी कंसिडर करेंगे। तो k की दो वैल्यूज आई, एक 0 और 8। कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा? देखो यहाँ पे लिखा है 0 ओनली, 4 ओनली, 8 ओनली। कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, दो आंसर आ रहे हैं, तो हमारे पास दोनों आंसर आएंगे, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 8 भी। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी इज 0 एंड 8। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 35 फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट। x एक्सिस से इस पॉइंट का, देखो ये है x एक्सिस है, मान लो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट है, देखो कोई जो पॉइंट x एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो उसका x का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन y क्या होगा उसके लिए 0 होगा। मान लो कोई यहाँ पे पॉइंट है p है, उसके लिए x क्या है 0 है, लेकिन y क्या होगा, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y क्या होगा उसके लिए 0 होगा। वहां से एक पॉइंट है, कोई और पॉइंट है, मान लो a पॉइंट है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 5। ठीक है, तो इधर को y एक्सिस होता है, इधर को क्या होता है x एक्सिस होता है। कहते द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज k, ये डिस्टेंस क्या है k है। तो कहते k क्या होगा, इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में पूछ रहा है वो, क्योंकि इस तरफ को हम कौन सा डिस्टेंस मेजर करते हैं y एक्सिस के y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कौन सा है 5, वही क्या होगा k होगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई 5, देखो 5 आंसर है। एक बार फिर क्लियर करके बता देता हूँ कि जो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्या होता है y कोऑर्डिनेट, और जो हॉरिजॉन्टल मेजर करते हैं वो क्या होता है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला x होता है, वर्टिकल वाला क्या होता है y होता है। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दोनों में से कोई ना कोई एक क्या हो 0 हो। ये पॉइंट ही कहाँ लाई कर रहा था, x एक्सिस पे लाई कर रहा था, तो मीन्स 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से इधर कितने यूनिट गया है 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5, जो इसका क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा। तो 5 आंसर है इसमें। देखो ये देखो C इज द राइट आंसर। ओके, बहुत इजी है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह की होगी, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे के सारे किस में आए हुए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के हैं ये। ठीक है, तो जो अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, बेसिक और स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रहे हो, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन बेसिक में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, if a triangle ABC and PQ are
ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर एंड सी ए अपॉन पी क्यू, देन कौन सी सिमिलैरिटी क्या होगी, सही होगी? ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस क्या देखना है हमने कि सी ए के कॉरस्पॉन्डेंस क्या बन रहा है, पी क्यू। ठीक है, मतलब सी के अगर इधर सी लिखते हैं तो क्या आना चाहिए, दूसरी ट्रायंगल में पी आना चाहिए। ठीक है, अगर इधर क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, उधर क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो ए की बच गया, कौन सा रह गया, सी ए में कौन सा रह गया, बी रह गया, उधर कौन सा रह गया, पी क्यू में कौन सा रह गया, आर रह गया। देखो कोई ऑप्शन है सिमिलैरिटी की कि जिसमें दोनों क्या हो, सेम हो, पी क्यू आर एंड सी ए बी। देखो कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे, पी क्यू आर एंड सी ए बी। सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस सी ए का किसके साथ सीक्वेंस बन रहा है, पी क्यू के अकॉर्डिंग, मीन सी के कॉरस्पॉन्डेंस क्या है पी, ए के कॉरस्पॉन्डेंस क्या है क्यू। ठीक है, तो फिर बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखो ए के क्यू है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा आर। कौन सी ऑप्शन है भाई, बताओ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कौन सी है, पी क्यू आर एंड सी ए बी, ये दिस वन, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखो कौन सा है, ये भी इजी है क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग भी हम सिमिलैरिटी ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। एस के अकॉर्डिंग अगर दो ट्रायंगल का एस क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सिमिलैरिटी ट्रायंगल फॉलो करेगी। कौन सी नहीं करेगी, आर एच एस का क्या है कि इसमें जो है कि हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है दो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें अगर ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी नहीं मेरे से अच्छी तरह से, अगर ये दोनों एंगल्स क्या इक्वल है तो किसी और एंगल का इक्वल होना भी क्या है, जरूरी है। तो ये फर्स्ट वन जो है ना ए का एंगल है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा सारी की सारी राइट एंगल्स का में 90 डिग्री का एंगल भी क्या हो, है ना, सेम हो, और की कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ ये बाकी के दोनों एंगल भी क्या हो, सेम हो। सपोज करो इसमें क्या है, ये 30 का हो, ये इसमें क्या हो 40 का हो, ठीक है, ये अगर 60 का हो तो ये क्या होगा 50 का होगा। तो ये ऐसे ये ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम तभी हम कहेंगे कि एक तो 90 डिग्री का एंगल क्या हो, इक्वल हो, या साथ में कोई ना कोई और एंगल क्या हो, इक्वल हो, या फर्स्ट ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज एंड दूसरी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, फर्स्ट का एंड सेकंड का हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है किसी फर्स्ट ट्रायंगल की साइड या दूसरी ट्रायंगल की साइड की रेशो के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब हम राइट एंगल के ऊपर हम ये कोई ना कोई ये क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है, दिस वन, डी, नॉट पूछा ना उन्होंने, डी इज द ये सिमिलैरिटी के लिए हम इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, लेकिन इसको हम आर एच एस को सिमिलैरिटी के लिए यूज नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। बहुत अच्छा है, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी के आ जाते हैं, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तभी इजी हैं, अगर वैसे ही तुक्के लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मार्क्स कट भी हो जाते हैं इसके साथ। सो व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4 वाला इवन नंबर कौन सा है, लेस देन 4 वाला इवन नंबर कौन सा है, 2। ओके, तो क्योंकि उसकी जो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है ना, यही है ना, तो टोटल आउटकम्स कितनी है 6, और लेस देन 4 वाले कितने नंबर्स हैं, 1 नहीं है, कौन सा है वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, लेस देन 4 वाला इवन नंबर कौन सा है 2। तो कितने नंबर्स हैं ऐसे हैं कि जो लेस देन 4 इवन नंबर्स हैं, ओनली 1 बाय टोटल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 6, मीन्स लेस देन 4 जो इवन नंबर है वो कौन सा है, एक ही है, कौन है वो 2। ठीक है, एंड टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं 6, डेट्स बाय 1/6। तो कौन सा आंसर राइट होगा, डी 1/6। ये भी बहुत इजी है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन
द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्लास कौन सी होती है भाई, विच वन इज द मॉडल क्लास? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो ही होगा मॉडल क्लास। देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी है? 10, 15, 12, 29। देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है? 20। तो ये हमारी कौन सी होगी? मॉडल क्लास। तो कोई कुछ भी पूछ सकते हैं, लोअर लिमिट बताओ, हायर लिमिट बताओ। और अब इसमें दोनों में लोअर लिमिट कौन सी है? 15। ठीक है, ये सारी की सारी क्लास 15 टू 20, 15 टू 20 क्या है? मॉडल क्लास है। तो इसमें लोअर लिमिट कितनी है? 15। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट देखें भाई, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 13 फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें मीडियन क्लास निकालनी है। देखो मीडियन क्लास के लिए, मॉडल क्लास तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। मीडियन क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा? मीडियन क्लास के लिए हमें सबसे पहले टोटल एन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना है। ठीक है, और सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ मैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसकी क्या आ जाएगी? 12 ही आ जाएगी। देन ऐड करो, इट इज 22। ओके, देन 22 प्लस 15 कितना आ गया? इसमें ऐड करके ये आ गया, इसमें ऐड करके कितना आ जाएगा? 37। 37 में 8 ऐड करके कितना आ गया? 45। 45 में हमने 11 ऐड किए, कितना आ गया? 56। ठीक है, इन सभी का सम कितना होता है? डेट इज इक्वल टू एन। एन कितना आ गया यहाँ पे? 56। जितनी जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई होगी वो उतना ही क्या होगा? एन होगा। ठीक है, तो मॉडल क्लास निकालने के लिए सबसे पहले हमें एन पता हो और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता हो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर नहीं गिवन तो हमने सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, ओके। नाउ देन हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एन बाई टू। एन बाई टू क्या है? 56। 56 बाई टू कितना आ गया? ये आ गया 28। जितना एन बाई टू आया है उससे जस्ट हायर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है हमने। हायर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। यहाँ पे कितना आया? 28 आया एन बाई टू। 28 से हायर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी? 37। तो ये वाली जो हमारे पास क्लास आ गई है, ये कौन सी क्लास आ गई है जी? मीडियन क्लास आ गई है जी, मीडियन क्लास। ओके, तो ये मीडियन क्लास आ गई। तो यही फाइंड आउट करना था हमने, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना था। कहाँ से लेके कहाँ तक है जी? 12 to 18। ओके, तो कौन सी ऑप्शन है 12 to 18 वाली? ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये यहां से जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया ना हमने, यहाँ ऊपर वाले सारे क्वेश्चन बेसिक वाले थे और ये स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है। और जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है, तो सीबीएसई ने जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर अपलोड किया उसमें जो स्टैंडर्ड वालों को एमसीक्यूज आए हैं वो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। 12 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड वाले होंगे। ठीक है, ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि हाँ 100% स्टैंडर्ड वालों को यही आएंगे। ये भी स्टैंडर्ड वालों का क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ रही है हमें यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन गिवन है जो ये स्टैंडर्ड वालों का है। इन द गिवन पॉलिनोमियल हैज, क्या है इसकी? 2 जीरोज हैं, 1 जीरो है। वो जीरो कौन सी है? 3। 1 जीरो है और वो कौन सी है? 4। या कोई भी जीरो नहीं है। देखो ये y इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये जो ग्राफ x एक्सेस को जितनी बार क्या करेगा? कट करेगा, उतनी क्या होगी? जीरो होगी। तो ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? ओनली 1 टाइम कट कर रहा है, तो इसकी कितनी जीरोज होगी? 1। कितनी जीरोज होगी? 1 जीरो होगी। और कौन सी होगी? यहाँ पे जो x एक्सेस को जहाँ पे ये कट कर रहा है उसका जो x कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट है जो, वो उसका क्या होगा? जीरो होगा। तो इसकी जीरो क्या हो गई? 3। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा? 1 0 एंड 0 इज 3। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, ये ग्राफ एक ही बार एक्स एक्सेस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। और कहाँ पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट है? 3,0। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, वो क्या होगी? 0 की वैल्यू होगी। अगर ये एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई होता, फिर हम देखते कि ये वाई एक्सेस को कितनी बार कट करता है। तो वाई एक्सेस को ये एक बार कट करता, तब वहां पे वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं हम।
लेकिन ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x है, तो हम x एक्सिस को देखेंगे। ठीक है, अगर x इन टर्म्स ऑफ y गिवन होगा तो हम देखेंगे कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे, और उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगी, 0 की वैल्यू होगी। होप समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, कमेंट कर दिया करो कि हाँ, अगर कुछ आपको डाउट है, जहाँ फास्ट है, जहाँ ठीक है, किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, कि केस स्टडी हम और डिस्कस करें या एमसीक्यू डिस्कस करें। मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो है नॉर्मल तो क्वेश्चन डिस्कस करते ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीक्यूज रह जाते हैं और केस स्टडी वीक रह जाती है, तो इसलिए मेरा फोकस होता है कि हाँ, हम केस स्टडी और एमसीक्यू बहुत कर लें कि मैक्सिमम परसेंटेज इसी की आती है। तो स्टार्टिंग से 20 क्वेश्चन तो किसके हैं, एमसीक्यू के ही हैं, और आफ्टर डैट 3 आपको केस स्टडी आती है। तो अगर ये इनमें वीक रह गई तो आपका मतलब स्कोरिंग जो है, स्कोर है, जो मार्क्स हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमारा यही रहता है कि हम इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दें थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइन रिप्रेजेंट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तो बहुत इजी है, आंसर तो क्या है, इसका आंसर क्या होगा, कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी या सी। ये देखो, ये तो कोइंसिडेंट वाली होगी ना, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, तो कौन सी सही होगी, द बी इज द राइट आंसर। ये कंडीशन तो आपको पता ही है ना कि इंटरसेक्टिंग के लिए कौन सी कंडीशंस होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये कर लेना, ये कोई ज़्यादा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है। पैरेलल लाइंस है तो कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी आप बता सकते हो। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कि रियल रूट्स हैं जहाँ 2 इक्वल रूट्स हैं, या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं जहाँ मोर देन 2 रूट्स हैं। मोर देन 2 तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है, x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट कितने निकलेंगे, 2 रूट ही निकलेंगे। अब कैसे पता लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। ए क्या है 9, बी क्या है -6, सी क्या है -2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, बी क्या है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 9 इंटू सी क्या है -2। 36 माइनस 4 9 तो 36, 36 इंटू 2 72। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 72, ऐड करोगे कितना बन जाएगा ये 108। अब 108 आया, डी कितना आ गया 108 आया, मीन्स डी इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आया ये, डेट इज डी इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, इट हैज 2 distinct real roots. Okay, so d is greater than 0, so it has 2 distinct real roots. अगर d is equal to 0 आता तो 2 equal roots होते। okay? अगर d नेगेटिव आता तो no real root exist, ये कहते हैं हम। मोर देन 2 तो पॉसिबल है नहीं, तो कौन सी ऑप्शन है, C is the right answer, that is 2 distinct real roots are there. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, विच इज द व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 -3 and 5 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सेस। x एक्सेस से डिवाइड हो रहा है, कोई लाइन सेगमेंट किससे डिवाइड हो रहा है, x एक्सेस से डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे जो x एक्सेस पे पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इन्होंने एमसीक्यू में पता नहीं क्यों डाला हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में तो आ ही सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, x, 0, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है हमारे पास, मान लो एक क्या है 2 -3 है, मान लो एक 2 -3 है पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट मान लो क्या है 5,6। तो हमने m1 रेशियो m2 निकालना है हम ना। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, लेकिन किस पे लगाएंगे, x कोऑर्डिनेट पे लगाएंगे या y पे। हमें जो वैल्यू गिवन है, कौन सी गिवन है, 0 गिवन भी नहीं है,
क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस से डिवाइड हो रहा है, मीन्स जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट है, पी पॉइंट है, वो क्या होगा एक्स कॉमा जीरो, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो। तो हम वाई के इन टर्म्स क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। वाई इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1। तैयारी की होनी चाहिए तभी आपको सारे के सारे MCQ समझ आएंगे। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y क्या है यहाँ पे देखो, जीरो, जीरो इज इक्वल टू क्या बन गया, m1, y1 की वैल्यू क्या है, ये मान लो क्या है x1 y1, ये है x2 y2। मतलब y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -3 एंड y2 की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या है 6, y1 की वैल्यू क्या है -3, y2 क्या आ गया 6 इंटू 6 प्लस m2 इंटू y1 कितना आ जाएगा -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे जीरो, तो ये क्या बन जाएंगे, जीरो ही बन जाएंगे ना। जीरो इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 6m1 माइनस 3m2, ये माइनस का उधर क्या बन गया प्लस, डेट इज 3m2 इज इक्वल टू 6m1, मीन्स ये 6 उधर ले जाओ, m2 को उधर ले जाओ, 3/6 इज इक्वल टू m1/m2, कट करो, रेशो क्या बन गई 1/2। मतलब m1 m2 की रेशो कितनी आ गई 1/2। तो कौन सा आंसर क्या होगा, सही होगा फर्स्ट वन, 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों AP का मान लेते हैं यहाँ पे 2 AP है ना, लेट 2 APs आर देयर। पहले की जो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है पहली AP की, फर्स्ट AP की, ये फर्स्ट AP है, फर्स्ट AP, सेकंड AP। ठीक है, फर्स्ट AP की जो फर्स्ट टर्म है ए मान लेते हैं, ये वो कितनी गिवन है हमें -1, एंड दूसरी AP की फर्स्ट टर्म, इसको मैं A' मान लेता हूँ, वो कितनी है -8। दोनों का कॉमन डिफरेंस D है, दोनों में D है, इसमें भी कहते हैं ना सेम कॉमन डिफरेंस, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है D है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है D है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इसकी फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं हम, A प्लस 3D, इसमें A4' लिख लेता हूँ मैं, है ना, क्योंकि सेकंड AP है, थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। क्या बन जाएगा ये A' प्लस 3D, D में सेम ही लिखूंगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही है दोनों APs में। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3D आ गई है ये आंसर। इसका फोर्थ टर्म क्या आ गया, इसका फोर्थ टर्म क्या आ गया, 8 कितना है -8 प्लस 3D। अब हमने क्या करना है, फोर्थ टर्म में डिफरेंस निकालना है, पहली AP की फोर्थ टर्म, दूसरी AP की फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या बन जाएगा, ये क्या है जी, देखो A4 क्या आया -1 प्लस 3D, ओके, माइनस A4' कितना आया है -8 प्लस 3D, ओके, -1 प्लस 3D, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 3D, 3D से 3D कैंसिल हो गया, माइनस के 1 प्लस के 8 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया 7 ऑप्शन है, ये देखो सी ऑप्शन क्या आ रही है 7 आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमने 16 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, तो मैं आपको 4 क्वेश्चन असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। 17 क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, 18 क्वेश्चन जो है ट्रायंगल से है, ठीक है, एंड 19 क्वेश्चन भी लगभग हमने किया हुआ है, मॉडर्न क्लास डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट का है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमने SCF फाइंड आउट किया था, और लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो आप मेरे को इनका आंसर कमेंट कर सकते हो कि 17 का आंसर क्या आएगा, 18 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके आप सॉल्व करो, क्वेश्चन को देखो कि क्या ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख देना कि क्वेश्चन 17, साथ में ऑप्शन लिख देना क्या है, ए बी या सी। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन लिख देना ए बी सी डी, जो भी आंसर है। ठीक है, ट्राई करो। तो ये जो हमने सारे के सारे क्वेश्चन किए, दोनों बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर से उठाए थे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम, जो फर्स्ट टाइम के एग्जाम हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।